हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कथाकार। यहाँ मैं आपके लिए कुछ प्रसिद्ध लेखकों के उपन्यास प्रस्तुत करूँगी। फ़िलहाल हम सुन रहे हैं सुरेंद्र मोहन पाठक की उपन्यास वन वे स्ट्रीट। अगर आपको मेरी प्रस्तुति पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक और कमेंट ज़रूर करिए। आपके मनपसंद उपन्यास के नाम कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। धन्यवाद। उसके गले से हैरानी भरी सिसकरी निकली। लाइक चार्ली चैन, लाइक हर्क्यूल पोयरोट, like Sam Spade, like Donald Lamb, like Fiso Wands, no? Yes, लगता है जासूसी नॉवल बहुत पढ़ती हैं आप। Yes, I love पीडी नॉवेल्स। लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि ज़िंदगी में कभी किसी असली प्राइवेट डिटेक्टिव से मुलाकात होगी। मिस्टर कोहली, मेरी ये जानने की दिली ख्वाहिश है कि रियल लाइफ में प्राइवेट डिटेक्टिव कैसे फंक्शन करते हैं। सो आई मस्ट सी मोर ऑफ़ यू, ताकि आप मुझे अपनी कारगुजारियों के बाबत ज़्यादा से ज़्यादा बता सकें। लड़की बहुत उथले स्टाइल से मेरे पर ढेर होने की कोशिश कर रही थी और समझ रही थी कि मैं कुछ नहीं समझ रहा था। मैडम, बहुत ही बोर धंधा है प्राइवेट डिटेक्टिव का। वो फिल्मों और नॉवलों में ही कलरफुल लगता है, जिनमें कि वो 20-25 आदमियों को अकेला ही मार गिराता है, गोलियों की बौछार से भी बच निकलता है और खूबसूरत लड़कियां उस पर ढेर हुई जाती है। ऑल द सेम वी मस्ट सी मोर ऑफ ईच अदर। एज यू विश मैडम। एकाएक उसने अपनी कलाई पर घड़ी पर निगाह डाली और बोली, ओ माय गॉड, इतना टाइम हो गया, मुझे अब जाना चाहिए, बादशाह इंतज़ार करते होंगे। मैं छोड़ कर आऊँ? वो तो बहुत ज़रूरी है। मेरे जोड़ीदार को जो आपने भगा दिया और यहाँ खुद उसकी जगह ले ली, अब जो काम उसने करना था वो अभी आपको करना ही होगा। आपका स्कॉट बनने के लिए मेरे लिए भारी इज्जत अफजाई की बात होगी। ग्रेट, बादशाह को भी आपसे मिलकर खुशी होगी। मुझे भी, मैं मन ही मन बोला। यूँ पता तो चलता कि कौन था वो बादशाह जो प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी से मेरी पड़ताल करवाता था। हम वहाँ से बाहर निकले। मैंने अपनी कार का हवाला दिया तो उसने पैदल चलने को तरहीज दी, क्योंकि उसने करीब ही हॉलिडे इन तक ही जाना था। हॉलिडे इन में हमारी मंजिल 16वीं मंजिल पर स्थित एक डीलक्स स्वीट था, जिसके ड्राइंग रूम की फ्रेंच विंडो से पूरी नई दिल्ली का नज़ारा होता था। वहाँ मेरी बादशाह अब्दुल रहीम अल रशीदी से मुलाकात हुई। वो ड्राइंग रूम में एक स्थित नीम अंधेरे कोने में बैठा किन्हीं कागजात का मुआयना कर रहा था। हमारे आगमन की आहट पाकर उसने आंखों पर से निगाह का चश्मा उतारा और उसकी जगह एक बड़ा स्टाइलिश बड़े बड़े सुरमई रंगत के लेंसेस वाला चश्मा आंखों पर चढ़ा दिया। उतारा हुआ चश्मा और कागजात उसने सामने मेज़ पर डाल दिए और उनके करीब रखी गई काले फुंदने वाले लाल तुर्की टोपी सिर पर पहन ली। मैंने देखा उसके चेहरे पर बड़े स्टाइल से तराशी गई घनी दाढ़ी मूछें थी। नीम अंधेरे में उसकी उम्र का अंदाज़ा लगा पाना मेरे लिए मुश्किल था, लेकिन जब वो पढ़ने के लिए रीडिंग ग्लासेस इस्तेमाल करता था और एक जवान बेटी का बाप था तो 50 से कम तो भला वो क्या होता। उसकी दाढ़ी मूछ की रंगत काली थी, लेकिन उसकी वजह खिजाब हो सकती थी। लैला मुझे लेकर उसके करीब पहुंची। बादशाह, लैला बोली, दिस इज़ मिस्टर सुधीर कोहली। उसने उठकर बड़ी गर्मजोशी से मेरे से हाथ मिलाया। मिस्टर कोहली प्राइवेट डिटेक्टिव है, लैला बोली। द रियल लाइफ पीडी, बादशाह बोला। ये तो बड़ा अच्छा इत्तेफाक हुआ। वो कैसे? बादशाह ने अपनी बेटी की तरफ देखा। मैं अभी आया। मैं अभी आई, लैला बोली और वहाँ से रुखसत हो गई। मुझे एक प्राइवेट डिटेक्टिव की सर्विसेज की ज़रूरत है, पीछे बादशाह बोला, लेकिन मैं नहीं जानता कि आपके यहाँ पीडी कैसे फंक्शन करते हैं। मसलन अपने क्लाइंट से कैसे चार्ज करते हैं वो? वैसे ही जैसे वकील लोग चार्ज करते हैं, पूरे केस की फ्लैट फीस या तब तक साप्ताहिक किश्तें जब तक कि केस क्लोज ना हो जाए। आई सी। आपकी क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम जिसके लिए आपको पीडी की सेवाओं की ज़रूरत है? अच्छा, वो बहुत सी बातें हैं जिसको डिस्कस करने के लिए ये वक्त मुनासिब नहीं। हम फिर मिलेंगे मिस्टर कोहली। सो लॉन्ग टिल देन।
वो बिना मेरे से नज़र मिलाए लंबे डग भरता वहाँ से रुखसत हो गया। मैं हक बकाया सा उसे जाते देखता रहा। अजीब आदमी था। कोई बात नहीं करनी थी तो भूमिका बांधने की क्या ज़रूरत थी? बेटी को मोहरा बनाकर मेरे तक ज़बरन मुलाकात का माहौल पैदा क्यों करना था? और फिर असल में था कौन वो बादशाह का बच्चा? मालूम करूँगा, ज़रूर करके रहूँगा। आखिर मैं भी प्राइवेट डिटेक्टिव वैसे ही नहीं हूँ। न बुरे के घर तक पहुँच कर दिखाया तो। तभी एक दरवाजे खुलने की आवाज़ हुई और उसकी चौखट पर लैला प्रकट हुई। मैंने उधर देखा तो मुझे उसके पीछे एक सुसज्जित बेडरूम दिखाई दिया। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर लंबे डग भरती मेरे करीब पहुंची। बादशाह को कहीं जाना था? वो बोली। इसलिए मजबूरन उन्हें तुम्हें अकेला छोड़ना पड़ा। मुझे उनकी खास अपॉइंटमेंट की खबर होती तो मैं तुम्हें उनके रूबरू लाने का कोई और मौका चुनती। मिस्टर कोहली, आई एम सॉरी ऑन हिज बिहाफ। नेवर माइंड। लेकिन वजह तो यही है ना कि आपके बादशाह को कहीं जाना था। और क्या वजह होगी? आप बताओ। यही वजह है? यानी कि उन्हें ये अंदेशा नहीं था कि मुझे तपेदिक थी जो कि उनके मेरे करीब ज़्यादा देर खड़े रहने पर उन्हें हो सकती थी। मिस्टर कोहली, वो त्योराए स्वर में बोली। सॉरी। तब मैंने नोट किया कि उसने अपनी पोशाक बदल ली थी। अपनी काली पोशाक की जगह अब वो एक गुलाबी रंग का सिल्क का गाउन पहने थी, जिसमें से उसके उत्तेजक जिस्म का हर मोड़, हर कटाव की झलक मुझे मिल रही थी। उस गाउन का गिरेबान तो इतना खुला था कि वो ज़रा सा भी आगे झुकती थी तो मुझे उस रूट से नाभि तक का उसका गाउन जैसा ही गुलाबी जिस्म दिखाई देता था। उस गाउन के नीचे वो अंगियां नहीं पहने थी, इसलिए नज़ारा ऐसा था कि कलेजा मुंह को आता था। वो कुछ क्षण अपना निचला होठ चुपलाती मुझे देखती रही और फिर बोली, तुम वाकई फिल्मों और नावलों के पीढ़ी से जुदा हो। अच्छा, मौजूदा सिचुएशन में तुम्हारी जगह माइक हैमर होता, सैम स्पेड होता या डोनाल्ड लैम्प होता तो वो कब का मुझे अपनी बाहों से जकड़ चुका होता और मेरे गाउन को उधेड़ कर मेरे जिस्म से अलग कर चुका होता। नो? यस, लेकिन हमारे यहाँ के रिवाज कुछ जुदा है। पहले हम ढील देते हैं और फिर खींचते हैं। लिहाजा इस वक्त तुम ढील दे रहे हो। हाँ, खींचने का वक्त आ गया है। ये जाहिर करने के लिए क्या कोई घंटी बजेगी? घंटी ही बजेगी, लेकिन वो आपको सुनाई नहीं देगी। वो सिर्फ मुझे सुनाई देगी। अच्छा। हाँ, आप समझे कि घंटी बज गई और मुझे सुनाई दे गई। रियली? वो इठलाकर बोली। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया। तत्काल वो लता की तरह मेरे जिस्म से लिपट गई। तत्काल मेरे तजुर्बेकार हाथों की तजुर्बेकार दस्तक उसकी जिस्म के हर मोड़ पर, हर खम पर पड़ने लगी। मेरे भीतर कहीं से फिर आवाज़ उठ रही थी। वो औरत कोई आम औरत नहीं थी, हव्वा थी, जो कि आदम को वर्जित फल खाने पर मजबूर करना चाहती थी। डिडेला थी, जो सैमसन के बाल काटकर उसकी शक्ति का हरण करना चाहती थी। लेकिन मैं, जो कि उस वक्त 7वें आसमान पर उड़ रहा था, उस आवाज़ की तरफ तवज्जो देने को तैयार नहीं था। वह अनोखी औरत थी, जिसके होठ ही नहीं, जिसका जिस्म का हर अंग मर्द के जिस्म के हर अंग का चुंबन ले सकता था। वो यूं मेरे पर हावी होती जा रही थी जैसे अपने उत्तेजक जिस्म को हथियार की तरह इस्तेमाल करते हुए मेरी हस्ती मिटा देना चाहती थी। मुझे त्रिलोक के दर्शन होने लगे। उसकी ज़ुबान की तीखी नोक मेरे दांतों के पास घुस गई और पता नहीं क्या करने लगी। जब मुझे यकीन आने लगा कि मैं उसकी बाहों में ही मर जाने वाला था तो कहीं टेलीफोन की घंटी बजने लगी। वो मेरे से अलग हुई। काफ़ी कुछ जानते हो, वो तनिक हाँफती हुई बोली, लेकिन अभी काफ़ी कुछ सीखोगे। कौन सिखाएगा? सोचो, कब सिखाएगा? जल्द ही। तालिब इल्म, अभी जो पहला सबक सीख कर हटे हो उसे पक्का करो और दूसरे सबक के लिए उस्ताद की वापसी का इंतज़ार करो। कब होगी वापसी?
मैं व्यग्र स्वर से बोला। जल्द ही, मैं फ़ोन करूँगी। फिर मुझे दोबारा बोलने का मौका दिए बिना वो लपक कर बेडरूम में घुस गई और उसने पीछे से दरवाज़ा बंद कर लिया। तत्काल फ़ोन की घंटी बजनी बंद हो गई। पीछे मैंने अपनी उखड़ी सांसों पर काबू पाया, अपने कपड़े व्यवस्थित किए, बालों में कंघी की तरह उंगलियां घुमाई और फिर वहाँ से रुखसत हुआ। लिफ्ट द्वारा मैं नीचे लॉबी में पहुँचा। लॉबी में उस घड़ी काफ़ी चहल पहल थी। वहाँ मैंने उस दरवाजे का रुख किया जो पिछवाड़े से फायर ब्रिगेड लेन की तरफ ले जाता था। उधर मैं अभी कुछ ही कदम बढ़ा था कि एकाएक थमक कर रुक गया। मेरी निगाहों के सामने जानी पहचानी सूरत आई जो कि मुझे होटल के बाबर रोड की ओर एक एंट्रेंस की तरफ बढ़ती दिखाई दी। मैं झपट कर उसके करीब पहुंचा। मैंने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे रोका और हांफता हुआ बोला, मिसेस सिब्बल, होल्ड ऑन, मिसेस प्रिया सिब्बल। वो घूमी। उसकी निगाह मेरी निगाह से मिली। तत्काल उसके चेहरे पर उत्कंठा के भाव आए। उसने व्याकुल भाव से यूं दाएं बाएं देखा जैसे समझने की कोशिश कर रही हो कि उसे किधर पनाह मिल सकती थी। मैंने उसकी बाँह पकड़कर हल्के से झटका दिया और व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोला, जाने मन, पहचाना नहीं अपने खादिम को? उसकी पुतलियाँ फिर व्याकुल व्याकुल भाव से कटोरियाँ घूमने लगी। अब कोई जवाब तो दो, मैं कर्कश स्वर से बोला। क्या? तुम्हें पता नहीं क्या? क्या चाहते हो? यहाँ से निकलो, फिर बताता हूँ क्या चाहता हूँ। ठीक है, अब बाँह छोड़ो। मैंने बाढ़ छोड़ दी और दृढ़ता से उसके साथ आगे बढ़ा। वो बड़े सहज भाव से कुछ कदम मेरे साथ चली, फिर एकाएक मेरे से अलग हुई और करीब खड़े दो सूट-बूटधारी अति संभ्रांत व्यक्तियों से के पास पहुंची। प्लीज़ सर, वो दबे स्वर में फरियाद करती हुई बोली, भगवान के लिए मेरी मदद कीजिए, ये आदमी नशे में है और मेरे से बदसलूकी करने पर आमादा है। प्लीज़, आप सिर्फ इतनी देर से यहाँ रोक लीजिए कि मैं यहाँ से निकल सकूँ। वो तत्काल प्रभावित दिखाई देने लगे। फिर दृढ़ता से मेरे और प्रिया सिब्बल के बीच में आके खड़े हुए। प्रिया तत्काल वहाँ से बाहर को लपकी। मैंने पीछे लपकने की कोशिश की तो उन दोनों ने मुझे ऐसे करने न दिया। औरत से ज़बरदस्ती नहीं करते भाई साहब। एक अति सयाने ने मुझे राय दी, उसे प्यार से हैंडल करते हैं। कल जब नशा उतर जाए, दूसरा अपने साथी के सुर में सुर मिलाता हुआ बोला, तो फिर मिलिएगा और सॉरी बोलिएगा, सब ठीक हो जाएगा। मैंने फिर उनसे पार पाने की कोशिश की लेकिन कामयाब न हो सका। बस 2 मिनट और, पहला बोला। प्लीज़, दूसरा बोला। अरे मूर्खों, मैं कलप कर बोला, मैं नशे में नहीं हूँ। वो औरत एक कत्ल के केस में गवाह है जिसे कि तुमने फरार हो जाने दिया। क्या? आदत है आजकल तुम जैसे लोगों की। किसी खूबसूरत औरत ने ज़रा मनुहार की कि लगे लोग उसकी हिमाकत करने। तुम, पहला अखबार का ऐसा बोला। तुम कौन हो? मैं प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ। ये देखो मेरा आई कार्ड जो कि पुलिस का टीसीपी एंडोस करते देता है। तत्काल दोनों ने मेरे पर सॉरी सॉरी की झड़ी लगा दी और फिर दाएं बाएं हटकर मुझे रास्ता दिया। प्रिया सिब्बल के दोबारा दिखाई देने की मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। फिर भी मैं बाहर को लपका। बाहर प्रिया का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। इतनी जल्दी वो एक ही सूरत में उस इलाके से गायब हो सकती थी कि वहाँ तक या वो कोई कार पर खुद चलाकर या ड्राइवर के साथ आई हो या बाहर निकलते ही वो होटल के टैक्सी स्टैंड से टैक्सी पर सवार हो गई हो। अगर पहली बात सही थी तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। दूसरी बात सही थी तो टैक्सी स्टैंड से पूछताछ करने पर कोई नतीजा हासिल हो सकता था। वो बहुत सेक्सी औरत थी और बहुत भड़कीली शलवार कमीज़ पहने मैंने उसे होटल में देखा था। अपने चूड़ियों जितने बड़े बाले वो तब भी पहने थी। वैसी औरत किसी ने हाल में ही देखी हो तो उसे आसानी से नहीं भूल सकता था। मैं टैक्सी स्टैंड पर पहुंचा। वहाँ पहले टैक्सी ड्राइवर से मैंने उसकी बाबत सवाल किया तो उसी को वो बाखूबी याद थी। उसे ये भी याद था कि वो एक टैक्सी पर सवार होकर गई थी
लेकिन उसे ये याद नहीं था कि उसको बिठाते वक्त कौन सी टैक्सी का नंबर था। मालूम करना यार, मैं याचनापूर्वक स्वर में बोला। कैसे मालूम करूँ? ड्राइवर बोला। तब से और टैक्सियों में भी तो यहाँ से जा चुकी है, क्या पता वो कौन सी टैक्सी पर गई। मालूम करेगा तो मालूम पड़ जाएगा, लेकिन कोशिश तो कर। मैं एक 50 का नोट ज़बरन उसकी मुट्ठी में खोंसता हुआ बोला। कोशिश तो कर। तुझे याद नहीं, वो तेरे किसी और बिरादरी भाई को याद हो सकता है, तू कोशिश तो कर। सहमति से सिर हिलाता वो उस तख्तपोश की तरफ बढ़ा जिस पर 5 ड्राइवर लोग बैठे हुए थे। मैंने उसके पीछे जाने का उपक्रम न किया। मैंने एक सिगरेट सुलगा लिया और उसके कश लगाता उसके लौटने की प्रतीक्षा करने लगा। 5 मिनट बाद वो लौटा। वो अपने शकील भाई की टैक्सी पर गई है, वो बोला। पक्की बात? हाँ। टैक्सी का नंबर DLT 1202 है, पुरानी फिएट है। अब उस टैक्सी को कहाँ ढूंढूं मैं? कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, यह शकील का पक्का अड्डा है। देर सवेर वो यहीं लौट कर आएगा। वो लौटे तो तुम मुझे उसकी खबर कर दोगे? कैसे कर दूंगा? उसके लौटने से पहले मेरा नंबर लग गया तो मैं थोड़ी ही यहाँ रहूँगा। तो मैं क्या करूँ? टैक्सियों की कतार के सिरे पर होटल के अहाते का वो परला गेट देख रहे हो? देख रहा हूँ। जब वो लौटेगा तो उधर से ही भीतर दाखिल होगा और पीछे कतार में फिर नंबर आने के लिए अपनी टैक्सी लगाएगा। उस गेट पर जाकर खड़े हो जाओ। भले ही वो 1 घंटे में लौटे, 2 घंटे में लौटे, 3 घंटे में भी लौट सकता है, और सवारी उठाने का ख्वाहिशमंद न होने पर कल सुबह भी लौट सकता है। मरवाया, लेकिन लौटेगा ज़रूर, इतनी गारंटी है। अच्छा भाई, मैं गहरी सांस लेकर बोला। देता हूँ पहरा। भुनभुनाता हुआ मैं निर्दिष्ट गेट की ओर बढ़ा। आपके खादिम की किस्मत उतनी खराब न निकली जितनी की मैं उम्मीद कर रहा था। मुझे सिर्फ आधा घंटा इंतज़ार करते हुआ था, जबकि DLT 1202 नंबर की टैक्सी वहाँ लौट आई। उसके गेट में दाखिल होने से पहले ही मैंने उसे हाथ के इशारे से रोका। शकील, मैं अधिकापूर्ण स्वर में बोला। क्या है? वो धृष्ट भाव से बोला। उसके मिजाज से मुझे लगा कि उस पर 50 का या कोई दूसरा भी नोट कारगर नहीं होने वाला था। जो पूछा है, मैं कर्कश स्वर में बोला, उसका जवाब दे। कौन है भाई तू? वो बोला। तब भी उसके घृष्टता में बाल बराबर का फर्क नहीं आया। मैं डिटेक्टिव हूँ, ये मेरा आइडेंटिटी कार्ड देख। मैंने उसे अपनी आई कार्ड की एक झलक दिखाई। अब बाकी बात यहाँ करेगा या थाने चल के? क्या बाकी बात? इस बार वो दबे स्वर में बोला। मैंने तेरे से एक सवाल पूछा था। हाँ, मैं शकील हूँ। गाड़ी को बैक करके सड़क पर ले। उसने आदेश का पालन किया। गाड़ी बाबर रोड पर पहुंच गई तो मैं उसके पहलू में बैठ गया। अभी तूने होटल से एक जनाना सवारी बिठाई थी, मैं बोला। लाल सूट, कानों में बड़े बड़े बाले, गोरी रंगत, बाल कटे हुए, भरे भरे हाथ पाँव, कद कोई 5.5 फुट। कुछ याद आया? उसने सहमति से सिर हिलाया। उसे कहाँ छोड़ा? निज़ामुद्दीन ईस्ट। निज़ामुद्दीन ईस्ट कहाँ? B ब्लॉक के हर्षा लेन में। अरे वहाँ कहाँ गई वो? मुझे मालूम नहीं कहाँ गई। क्यों नहीं मालूम? अपने ठिकाने पर ही तो जाकर उतरी होगी। वो जहाँ जाना चाहती थी वहीं पहुंचकर उसने टैक्सी रुकवाई होगी। नहीं। क्या नहीं? उसके कहने पर मैंने B ब्लॉक का रुख किया। मेरे हर्षा लेन में दाखिल होने से पहले ही उसने मुझे कह दिया था कि मैं वहाँ कहीं भी टैक्सी रोक दूँ। मैंने ऐसा ही किया। मैंने कहीं भी टैक्सी रोक दी। वो टैक्सी से उतरी, उसने मेरा किराया भरा था, लेकिन किसी कोठी का रुख करने की जगह वो वही खड़ी रही। मैं रियर मिरर में उसे देखता रहा। जब तक मैं आगे गोल चक्कर से मोड़ नहीं काट गया था तब तक वो वहाँ से नहीं हिली थी। वो इलाका मेरा देखा हुआ है। हर्षा लेन के साथ तो 10-12 कोठियाँ ही है। वो गई होगी तो उन्हीं में से किसी में गई होगी, उम्मीद तो है। तू उस लेन में किधर से दाखिल हुआ था? गोल चक्कर की तरफ से या हर्षा रोड की तरफ से? हर्षा रोड की तरफ से। गोल चक्कर की तरफ से तो निकला था। रुका कहाँ था?
दाखिल होते ही आगे जाकर या परले गोल चक्कर वाले सिरे पर पहुंचकर? वो कान खुजाता सोचने लगा। उसने मुझे दाखिल होते ही रुकने को कहा था। फिर वो बोला, लेकिन मेरे रोकते भी टैक्सी काफ़ी आगे निकल गई थी। कितनी आगे? क्या ब्लॉक के मिडिल में पहुंच गई थी? नहीं, मिडिल में तो नहीं पहुंची थी। पक्की बात? हाँ। ठीक है, ठीक है। मैं टैक्सी का अपनी ओर वाला दरवाज़ा खोलता हुआ बोला, शुक्रिया। मैंने कोई शुक्रिया बोलने वाला मामा नहीं देखा। मैं मामा नहीं हूँ, इसलिए मैंने तेरी बात का बुरा नहीं माना। मामा नहीं हो, लेकिन तुमने तो बोला था कि... क्या बोला था? डिटेक्टिव बोला था। मैं हूँ डिटेक्टिव, लेकिन प्राइवेट डिटेक्टिव। कमाल है। और जो मुझे थाने ले जाने की धमकी दे रहे थे? धमकी नहीं दे रहा था, पूछ रहा था कि बाकी बात यहाँ करेगा या थाने चल के। तूने थाने चलने की हामी भरता तो मैं चलता बनता। एक नंबर के हरामी मालूम होते हो। एक नंबर का ही होना चाहिए आदमी के बच्चे को। दो नंबर किस काम का? तीन नंबर किस काम का? यानी कि मानते हो हरामी हो। एक नंबर का बोला इसीलिए मानता हूँ। कमाल है। खास दिल्ली का मालूम नहीं होता, इसलिए नहीं जानता कि यहाँ किसी को एक नंबर का हरामी कहा जाए तो वो इज्जत महसूस करता है। वो फिर ना बोला। मैं बाहर निकला तो वो टैक्सी को आगे होटल की तरफ बढ़ा ले गया। अब मैंने मुकुंद लाल नाम के उस हवालदार से संपर्क करना था जो कि हाल में ही रिश्वत लेने के इल्ज़ाम में रंगे हाथों पकड़ा गया था, जो कि कोर्ट से जमानत पाकर छूटा हुआ था और जो महकमे से सस्पेंड किया जा चुका था। मुकुंद लाल कोई 35 साल का, सांवली सूरत और लाल लाल आंखों वाला, मोटी तोंद वाला आदमी था, जिसे कोई मील से देखता तो निसंकोच कह देता कि वो पुलिसिया था। निज़ामुद्दीन ईस्ट में वो मुझे हर्षा लेन के हर्षा रोड की ओर के दहाने पर मेरे से पहले खड़ा मिला। मुझे ये देखकर बड़ी राहत महसूस हुई कि मेरे निर्देश पे वो अपनी वर्दी पहन कर आया था। वर्दी ऑन ड्यूटी पहनी जाती है। मुझे देखते ही वो भुनभुनाया, तुझे मालूम है कि मैं सस्पेंशन में चल रहा हूँ? मेरे भाई, मैं मीठे स्वर में बोला, तेरे लिए जो काम मेरे पास है उसमें वर्दी के बिना तू मेरे किसी काम का नहीं। कोई पंगे वाला काम तो नहीं ना? बिल्कुल भी नहीं। होता तो क्या मैं तेरी दुश्वारियों में इजाफा करने का ख्याल भी करता? सस्पेंशन में वर्दी पेटी महकमे में जमा करनी पड़ती है। इत्तेफाक से ये एक पुराना जोड़ा मेरे पास था। गुड। काम क्या है? एक लड़की को तलाश करना है। कौन लड़की? नाम प्रिया सब्बल बताती है, लेकिन असल में नाम कोई और भी हो सकता है। कहाँ से तलाश करना है? सामने कोठियों की कतार देख रहा है? हाँ। ये B20 से B30 तक की 11 कोठियाँ हैं। मेरा अंदाज़ा है कि अभी कोई 1.5 घंटा पहले वो इन्हीं कोठियों में से किसी एक में दाखिल हुई थी। अंदाज़ा है? हाँ, जो कि गलत भी हो सकता है। बिल्कुल। गई होगी तो कौन सी कोठी में गई होगी, यही तो मालूम करना है। कैसे? बड़ा आसान काम है। पहले लड़की के हुलिये और पोशाक की बाबत सुन। उसने सुना। कहानी यूँ बनती है कि वो सूरत से बड़ी संभ्रांत और ठस्सेदार लगने वाली लड़की असल में झपट्टा मार थी, जो कि एक औरत की चेन झपट कर भागी थी और इधर ही आई थी। तूने हर कोठी पर जाकर यही कहानी कहनी है। जाहिर है कि जवाब में तुझे इनकार में ही मिलेगा। क्यों? अरे, जहाँ वो गई होगी वहाँ के बाशिंदे उसके वाकिफ़ होंगे। वो क्यों ही भला खुद ही उसे किसी झमेले में फंसने देंगे? यानी कि लड़की किसी कोठी में होगी तो यही जवाब मिलेगा कि वो वहाँ नहीं थी। हाँ, आगे बोल। इनकार में जवाब मिलने पर तूने वहाँ से फ़ोन करने की इजाज़त मांगनी है, महकमे में फ़ोन करने का ड्रामा करना है और फ़ोन पर कहना है कि हर्षा लेन की सारी कोठियों की तलाशी के सर्च वारंट के साथ एक पुलिस की गाड़ी वहाँ भेजी जाए। पागल हुआ है? ऐसा सर्च वारंट कहीं जारी होता है? और वो भी टेलीफोन पर? सर्च वारंट तो मुझे मालूम है नहीं जारी होता है, तुझे मालूम है नहीं जारी होता है,
लेकिन क्या पुलिस के कायदे कानून से कोरे कोठी वालों को मालूम होगा? उस हर फर्जी फ़ोन कॉल के सिरे पर हर बार तूने यही कहना है कि फ्लाइंग स्क्वाड की गाड़ी प्राइवेट डिटेक्टिव सुधीर कोहली को साथ लेकर आए, क्योंकि कोहली उस लड़की की शिनाख्त कर सकता है। मैंने 11 की 11 कोठियों में ये ड्रामा करना है और ऐसी फ़ोन कॉल करनी है। हाँ, और हर कोठी के मालिक का नाम और व्यवसाय की नोट करनी है। वो किस लिए? ताकि लगे कि तू असली पुलिसिया है और तफ्तीश कर रहा है। पुलिस वाले जिसके मत्थे लगते हैं पहले यही तो पूछते हैं कि नाम क्या है, क्या करता है। शुरुआत तूने 20 नंबर वाली पहली कोठी से करनी है। मेरा मतलब बीच में हल हो गया तो तेरे लिए भी अपना काम जारी रखना ज़रूरी नहीं होगा। तेरा मतलब अगर हल हो गया तो इस बात की खबर तू मुझे करेगा? जाहिर है। मतलब क्या है तेरा जो कि तू हल करना चाहता है, और वो ऐसे कैसे हल होगा? वो लड़की जिस कोठी में भी होगी, ये सुनकर कि वहाँ सर्च वारंट के साथ पुलिस पहुँच सकती थी और पुलिस के साथ मैं पहुँच सकता था, वहाँ टिकी नहीं रहेगी। वो ज़रूर पिछवाड़े से निकलकर भागने की कोशिश करेगी। जब ऐसा होगा तो मैं उसे थाम लूँगा। मुझे क्या मिलेगा? मैंने उसे दाएं हाथ का पंजा दिखाया। जवाब में उसने मुझे दोनों हाथों के पंजे दिखाए। मैंने प्रतिवाद करने की खातिर मुंह खोला तो वो पहले ही बोल पड़ा। सस्पेंड हूँ, आधी तनख्वाह पर गुजारा कर रहा हूँ, ऊपर से जोखिम का काम है। ऊंच नीच हो गई तो बिल्कुल ही छुट्टी हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने कहा अगर, अगर समझा? अपनी तनख्वाह का घाटा मेरे से पूरा करेगा। बहस न कर। तेरी जानकारी के लिए ये काम मैं किसी क्लाइंट के लिए नहीं कर रहा जिसके कि मुझे फीस मिली हो। बोला ना, बहस न कर। 2 बड़े वाले गांधी निकाल, वरना नक्की कर। बुनबुनाते हुए मैंने उसे 1000 रुपये दिए। शुक्रिया। वो अपने अभियान पर आगे बढ़ गया तो मैं पिछवाड़े की संकरी सर्विस लेन के दहाने पर जाकर खड़ा हो गया। उस वक्त गली में निम अंधेरा था, लेकिन गली खाली थी और मुझे दूसरे सिरे तक की निर्विरोध नज़ारा हो रहा था। मैंने एक सिगरेट सुलगा लिया और प्रतीक्षा करने लगा। 3 सिगरेट और 20 मिनट तक कोई नतीजा सामने न आया। फिर एकाएक गली के बीच से आगे की कोठी के पिछले कंपाउंड का दरवाज़ा खुला और रोशनी की एक आयत गली में मेरे सामने के दीवार पर नज़र पड़ी। फिर उसमें एक साया प्रकट हुआ जो कि रोशनी की आमद से बनती उसकी परछाई से मुझे जनाना लगा। फिर तत्काल दरवाज़ा बंद हो गया और वो साया तेज़ी से मेरी तरफ बढ़ा। मैं गली की एक दीवार के साथ चिपक गया। साय ने गली मेरी तरफ का आधा रास्ता पार कर लिया तो मुझे यकीन हो गया कि वो प्रिया ही थी, और कुछ कुछ क्षण बाद वो मेरे सामने से गुजरी। तत्काल मैंने अंधेरे की ओट से बाहर निकला और मैंने झपट कर पीछे से उसकी कलाई थाम ली। उसके मुंह से एक जोर सी सिसकारी निकली। वो तड़प कर वापस घूमी, लेकिन जब उसकी निगाह मेरे पर पड़ी तो तत्काल उसके तमाम कसबल निकल गए। हेलो, मैं विष भरे स्वर में बोला। सैर करने जा रही हो? उसने जवाब न दिया। उसके नेत्रों में आतंक की छाया तैर गई। पीछे हॉलिडे इन में उल्लू बना लिया मेरे को। अब फिर ऐसी किसी कोशिश का इरादा है? हाथ छोड़ो। अभी नहीं। क्या चाहते हो? अभी तो तुम्हारी बाकी चाल ही देखना चाहता हूँ। लेकिन आगे बढ़ो, मैं कर्कश स्वर में बोला। वो भारी कदमों से आगे बढ़ी। उसने बाह पकड़कर चलाता हुआ मैं अपनी कार तक बढ़ा। भागने की कोशिश की तो पछताओगी। रास्ते में मैंने उसे चेतावनी दी। नहीं करूँगी, वादा करती हूँ। वो बड़े दयनीय स्वर में बोली। मेरी बाह छोड़ दो। छोड़ना नहीं चाहते तो ज़रा धीरे से पकड़ो, ऐसे तो तोड़ ही मानोगे। मैंने उसकी कलाई पर अपने हाथ का दबाव कम किया। मैं अपनी कार तक पहुंचा। मैंने पैसेंजर सीट की ओर का दरवाज़ा खोलकर उसे भीतर धकेला और जल्दी से कार के सामने से घेरा काटकर ड्राइविंग सीट पर जा बैठा। मैंने कार का इंजन स्टार्ट किया। कहाँ जा रहे हो? वो व्यग्र भाव से बोली।
जहाँ बिना विघ्न बाधा के दिल से दिल की बात हो सके। कहाँ? मेरे घर। वो कहाँ है? ग्रेट कैलाश पार्ट 1 में। 10 मिनट लगेंगे। वो खामोश हो गई। मैंने कार को हर्षा लेन पर दौड़ाया। तभी मुकुंदलाल मुझे कोठी से बाहर निकलता दिखाई दिया। मैंने हौले से कार का हॉर्न बजाया और हेडलाइट बंद करके डूम लाइट जला दी ताकि वो मेरे साथ बैठी लड़की को देख पाता और समझ पाता कि ऑपरेशन कामयाब रहा। उसका सिर सहमति से हिला। मैंने डूम लाइट बुझा दी, हेडलाइट फिर ऑन की और कार को अपने घर की तरफ दौड़ा दिया। तमाम सफ़र मुकम्मल खामोशी में कटा। मैंने फ्लैट वाली इमारत के सामने कार रोकी और उसके साथ बाहर निकला। फाटक ठेल कर हम इमारत की भीतर दाखिल हुए तो रात की उस घड़ी में मेरा हेडलाइट प्रेत की तरह बरामदे में प्रकट हुआ। मिस्टर कोहली, उसने कहना चाहा। कैसे है ओक साहब? मैं प्रिया के साथ सीढ़ियों की तरफ बढ़ता हुआ बोला। ज़रा बात सुनकर जाइए। बाद में ओक साहब, बाद में। बात ज़रूरी है। मैं फ्लैट में पहुंचकर आपको फ़ोन करता हूँ, लेकिन एक मिनट। मैं ऊपर पहुंचा। मैंने चाबी लगाकर अपने फ्लैट का दरवाज़ा खोला तो पाया कि भीतर रोशनी थी। ज़रूर मैं ही बुझा के जाना भूल गया था, लेकिन वो बात नहीं थी। भीतर कदम रखते ही मुझे एहसास हो गया कि बत्ती बुझा के जाना नहीं भूला था। मैं भौचक्का सा फ्लैट में मौजूद लैला को देखने लगा। मेरे से एक कदम पीछे चलती प्रिया भी चौखट पर थमक कर खड़ी हो गई। ओक साहब ज़रूर मुझे फ्लैट में लैला मौजूदगी के बाबत ही बताना चाहते थे। मेरे फ्लैट की एक चाबी हमेशा उनके पास रहती थी ताकि मेरी गैरहाज़िरी में अगर मेरा कोई मेहमान वहाँ पहुँचता तो उसे बाहर सड़क पर ही एड़िया घिसते न रहना पड़ता। आज ओक साहब की बात वक्त रहते न सुनना मुझे महंगा पड़ा था। हेलो, मैं ज़बरन मुस्कुराता हुआ बोला। वेलकम। वो सोफे पर बैठी हुई थी जिसका रुख प्रवेश द्वार की ओर था। उसने खामोशी से कई क्षण अपलक मुझे प्रिया को देखा। फिर वो बड़े यत्न से उठकर खड़ी हुई। तुम्हारा लैंडलॉर्ड बहुत अच्छा आदमी है, वो भावहीन स्वर में बोली। मैंने तुम्हारे बाबत पूछा था तो उसी ने मुझे ऑफ़र किया था कि मैं यहाँ भीतर बैठकर तुम्हारा इंतज़ार कर सकती थी। उसी ने मुझे चाबी दी थी। He did the right thing। मुझे नहीं मालूम था कि तुम तन्हा वापस नहीं लौटने वाले थे, वरना मैं यहाँ बैठी इंतज़ार न कर रही होती। वो क्या है कि मैं चलती हूँ, कल फ़ोन करूँगी। ज़रूर, लेकिन गुड नाइट। उसने फ्लैट की ओक साहब वाली चाबी मेरी तरफ उछाली जिसे कि मैं बड़ी मुश्किल से हवा में लपक पाया। फिर वो लंबे डग भरती वहाँ से रुखसत हो गई। अपने पीछे उसने इतनी ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया कि भीतर के बाकी खिड़कियाँ दरवाजे थरथरा गए। मैंने उसके पीछे जाने की कोशिश की, लेकिन वो तो जैसे हवा में उड़ती सीढ़ियाँ उतर गई। तौबा! असहाय भाव से गर्दन हिलाते मैंने वापस चौखट पर कदम रखा। मैं दरवाज़ा बंद करके वापस घूमा तो रास्ते में ही धमक गया। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर प्रिया की तरफ देखने लगा। उसके हाथ में एक नन्ही सी पिस्तौल थी जिसका रुख मेरी छाती की तरफ था। दरवाज़ा खोलो, उसने आदेश दिया, और परे हटकर खड़े हो जाओ। ये तुम्हारी ज़्यादती है, मैं शिकायत भरे स्वर में बोला। मैंने तुम्हारे वादे पर एतबार किया और तुम। प्लीज़ ओपन द डोर। गन पास थी तो रास्ते में ही क्यों नहीं तान दी? तब तुम सावधान थे, छीन लेते। ऐसी कोशिश में मैं अभी भी कर सकता हूँ। इतने मूर्ख तुम मुझे दिखाई नहीं देते। देखो, सुनो, मैं तुम्हें जाने से नहीं रोक सकता, लेकिन मौजूदा हालात में मेरे से बात करना तुम्हारे लिए भी फ़ायदेमंद हो सकता है। तुम अब यहाँ से चली जाओगी तो मैं तुम्हें फिर तलाश कर लूँगा। कैसे कर लोगे? जैसे पीछे निज़ामुद्दीन में किया। आई एम अ डिटेक्टिव, रिमेंबर? वो खामोश रही। तुम हर बार मेरे पर पिस्तौल नहीं तान पाओगी। दरवाज़ा खोलो। तुम मेरे से बच भी जाओ तो पुलिस से नहीं बच सकती। पुलिस जिसे कि तुम्हारी तलाश है, खामखा।
मेरे आदमी का कत्ल तुम्हारी वजह से हुआ है, खामखा। हरीश पांडे के कत्ल में ज़रूर तुम्हारा कोई वास्ता है। वो तुम्हारे दिखाए एक आदमी के पीछे लगा और मारा गया। ऐसा खामखा नहीं हो सकता। मेरा कत्ल से कोई वास्ता नहीं। पुलिस को बोलना, दरवाज़ा खोलो। इस पिस्तौल के दम पर तुम यहाँ से जा सकती हो, लेकिन तुम्हें मैं ढूंढ सकूँ ना सकूँ, पुलिस ज़रूर ढूंढ लेगी। तुम पुलिस को मेरे बारे में बताओगे? क्यों नहीं बताऊँगा? मैंने कुछ नहीं किया। पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। खामख्याली है तुम्हारी। पुलिस, तुम दरवाज़ा खोलते हो या मैं गोली चलाऊँ? गोली की आवाज़ नीचे लैंडलॉर्ड को सुनाई देगी। वो फ़ौरन ऊपर पहुंचेगा तो वो भी मारा जाएगा और उसका खून तुम्हारे सर होगा। इतने खतरनाक इरादे हैं तुम्हारे। आखिरी बार कह रही हूँ, दरवाज़ा खोलो। खुद खोल लो। मैं दरवाजे से परे स्विच बोर्ड की तरफ हटता हुआ बोला, इसे ताला नहीं लगा हुआ। वो आगे बढ़ी। वो दरवाजे के करीब पहुंची तो उसका खाली हाथ दरवाजे के हैंडल पर पड़ा। तभी मैंने बिजली का स्विच ऑफ किया। तत्काल कमरे में अंधेरा छा गया। मैं बाज की तरह उस पर झपटा। मेरे हाथ उसके पिस्तौल वाले हाथ पर पड़ा, जिसे मरोड़ कर मैंने पिस्तौल उसके हाथ से निकाल ली। मैंने जो से उसने अपने सिर पर धक्का दिया और खड़ा हुआ। मैंने बिजली का स्विच वापस ऑन किया। अब क्या इरादा है स्वीटहार्ट? मैं उसकी रिवॉल्वर उसके तरफ तानता हुआ विद्रूपपूर्ण स्वर में बोला। यू, वो तड़प कर बोली, यू सन ऑफ अ बिच। ओरिजिनल, द वेरी फर्स्ट। इस जगत प्रसिद्ध बिच ने जितने सन पैदा किए हैं उनमें से सबसे पहलोटी का। अब राजी? उसके मुंह से बोल न फूटा। उठ के खड़ी हो, मैं कर्कश स्वर में बोला। वो उठी तो मैंने उसे सोफ़ा चेयर पर धकेल दिया। अब बोलो, क्या किस्सा है? मुझे एक गिलास पानी पिला दो। बाद में। अभी मेरा खून ही पियो जैसे कि पी रही हो। लेकिन नो लेकिन। तुम समझती हो कि तुम मुझे पानी लेने भेजकर यहाँ से खिसक जाओगी, तो ऐसा नहीं होने वाला। मेहमान के लिए तुम्हारा कोई फ़र्ज़ नहीं? कौन सा मेहमान जिसे तुम अपने साथ लाए हो? मेहमान बनी कहाँ रही तुम? तुमने तो मुझे बैंडेड क्वीन बन के दिखा दिया, तमंचे वाली दस्यु सुंदरी। लेकिन इनफ ऑफ दैट। अब शुरू करो। क्या शुरू करूँ? बोलना, ज़ुबान चलाना। इसके लिए काम कर रही हो? कौन है तुम्हारी पीठ पर? नहीं, पहले ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है। जैसे तुम्हें मालूम नहीं। ये तुम्हारा असली नाम है? मेरा असली नकली एक ही नाम है, प्रिया। प्रिया सिब्बल? हाँ। तुम्हें मालूम है मेरे सहयोगी हरीश पांडे का कत्ल हो गया है? हाँ, पेपर में पढ़ा। पेपर में पढ़ा? वैसे नहीं मालूम? वैसे कैसे मालूम होता है? क्या मतलब? मतलब कि ये या तो उसका कत्ल तुमने किया था और या फिर कत्ल वाले हालात तुमने पैदा किए थे। अगर इन दोनों में से कोई भी बात सच है तो समझ लो कि तुम्हारी खैर नहीं। तुम क्या करोगे? नमूना देखना चाहती हो? क्या करोगे? मैं उसके करीब पहुंचा। मैंने अपलक उसकी तरफ देखा। उसने बड़ी दिलेरी से मेरी आंखों में आंखें मिलाई। मैंने एक जोर का झापड़ उसके गाल पर रसीद किया। उसकी खोपड़ी अर्धवृत्त में फिरकनी की तरह घूमी। उसके गुलाबी गाल पर मेरी उंगलियों के निशान आए। उसकी आंखों में आंसू झलक आए। काफ़ी है? मैं क्रूर भाव से बोला, या और खिदमत करूं? उसने उत्तर न दिया। आम हालात में मैं औरत पर हाथ उठाना पसंद नहीं करता, लेकिन मौजूदा हालात आम नहीं है। मैंने कसम खाई है कि मैं पांडे के कातिल का पता लगा के रहूँगा, और इस काम के लिए मुझे जायज़ नाजायज़ जो भी करना पड़ेगा मैं करूँगा। समझी? वो खामोश रही। मेरा दिल गवाही दे रहा है कि कत्ल के षड्यंत्र में तुम भी शारिक हो। किस हैसियत से शरीक हो ये मैं नहीं जानता, लेकिन शरीक यकीनन हो। अब बोलो, क्या शिरकत है तुम्हारी? क्या वास्ता है तुम्हारा उन कातिलों से जो कि ज़रूर नशे के व्यापारी भी है? क्या भला हो तुम?
डोप पुशर हो, डीलर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, क्या हो, या फिर बरगलाने फुसलाने का काम करती हो? ट्रेनिंग देती हो नए नशेबाजों को, या कि खुद भी नशेबाज हो? वो ख्याल आते ही मैंने उसकी पहली और दूसरी कलाई थामी और उसकी अस्तीनों को कोहनियों तक ऊंचा किया। मुझे दोनों बाहों पर सिरिंज से बने कई पंक्चर मार्क दिखाई दिए। मैंने वैसे ही ज़बरन उसकी आँखों की पुतलियों का मुआयना किया तो मुझे नॉर्मल लगी। तब मैंने बाहों के निशानों का फिर मुआयना किया तो मुझे लगा कि उनमें से ताज़ा बना कोई नहीं था, यानी कि दिनेश वालिया की तरह वो भी नशे की लत छोड़ चुकी थी। मुझे तुमसे हमदर्दी है, मैं धीरे से बोला। वो खामोश रही। पहले नशा करती थी? उसका सिर सहमति में हिला। इलाज से ठीक हुई? उसका सर फिर सहमति से हिला। कहाँ करा इलाज? करनौल में, इन कामों के लिए बनी सरकारी इंस्टीट्यूट में। फिर तुम्हारी हकीकत जान लेना क्या बड़ी बात है? वहाँ तो तुम्हारा रिकॉर्ड होगा। वो खामोश रही। देखो, मैं पुलिस को बीच में नहीं लाना चाहता, इसलिए नहीं कि क्योंकि मुझे तुम्हारी भलाई की फिक्र है, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं पांडे के कातिल को खुद तलाश किया होने का सुख और संतोष पाना चाहता हूँ। इसलिए मैंने अभी तक तुम्हारे बारे में पुलिस को नहीं बताया है। लेकिन तुम अपनी खामोशी बरकरार रखोगी तो मुझे मजबूरन ये कदम उठाना पड़ेगा। मुझे तुम्हारे पर हाथ उठाना पड़ा, इसका मुझे अफसोस है। दोबारा चाह कर भी मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन पुलिस को अपनी किसी किए का कोई अफसोस नहीं होता। अफसोस जाहिर करना पुलिस की फितरत में शुमार नहीं। अगर तुम्हारी ये ज़िद बरकरार है कि तुमने मेरे सामने ज़ुबान नहीं खोलनी है, तो मैं इंस्पेक्टर देवेंद्र यादव को फ़ोन लगाता हूँ और तुम्हें उसके हवाले करता हूँ। उसके बाद जो तुम्हारे साथ बीतेगी, उसके ख्याल से मेरी भी रूह कांपती है। उसने बेचैनी से पहलू बदला। तो मैं करूँ फ़ोन? उसने फिर पहलू बदला। मैं दृढ़ता के साथ फ़ोन की तरफ बढ़ा। नहीं, वो व्यग्र भाव से बोली। इसको फ़ोन न करना, मैं सब बताती हूँ खुद। लेकिन इसका मतलब मौत होगा, तुम्हारी भी और मेरी भी। मैं मौत से नहीं डरता। मेरे कत्ल की पहले ही 2 कोशिशें हो चुकी है। वो हमारी तरफ से नहीं हुई थी। तुम्हारी तरफ कौन सी है मिस्टर कोहली? वो कातर भाव से बोली। ऐसा कोई तरीका नहीं कि तुम इस काम से मेरा हाथ से काम खींच लो? क्या पांडे मुर्दे से ज़िंदा हो सकता है? कैसे हो सकता है? तो फिर कोई तरीका नहीं। तो फिर देर सवेर तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो पांडे का हुआ। मुझे परवाह नहीं। तुम वो किस्सा छोड़ो और बोलो, जिस शख्स के पीछे पांडे को लगाया गया था वो कौन था? तुम्हारा पति तो वो यकीनन नहीं था। सच पूछो तो तुम मुझे शादीशुदा भी नहीं लग रही हो। वो मेरा पति नहीं था। यानी कि ये लक्ष्मीकांत सिब्बल एक फ़र्ज़ी नाम था जो तुमने अपने फ़र्ज़ी पति को दिया था। हाँ, उसकी किसी गैर औरत से आशनाई का कहना भी फ़र्ज़ी था। हाँ, असल में कौन था वो? उसका नाम हरमेश पीपट है। तुम्हें उसकी निगरानी करवानी ज़रूरत थी? मुझे ज़रूरत नहीं थी, उन लोगों को ज़रूरत थी जिनके लिए कि मैं काम करती हूँ। वो जानना चाहते थे कि वो कहाँ आता जाता है, किन लोगों में उठता बैठता है वगैरह। क्यों? मेरे एम्प्लॉयर्स की पीपट से बिजनेस डीलिंग थी, लेकिन उन्हें पक्के तौर से मालूम था कि पीपट असल में खुद टॉप पास नहीं था। वो असल में किसी और का नुमाइंदा था। मेरे एम्प्लॉयर जानना चाहते थे कि वो असल में किसका नुमाइंदा था, यानी कि वो शख्स जो टॉप बॉस कौन था जिसके लिए पीपट काम करता था। हाँ, और उसका ख्याल था कि किसी प्राइवेट डिटेक्टिव को पीपट के पीछे लगाने से उसका मतलब हल हो सकता था। हाँ, इसलिए तुम्हें मेरे पास भेजा गया था। तुमने कहानी तो अपने फर्जी पति की सुनाई, लेकिन निगरानी के लिए पति की जगह हमें पीपट दिखा दिया। हाँ, इतनी सी बात में कत्ल कहाँ से आ घुसा? पांडे को क्यों मारा गया? उन्हें खबर लग गई होगी कि वो पीपट के पीछे लगा हुआ था। इतनी आसानी से, इतनी जल्दी?
पांडे इन कामों में बहुत दक्ष और बहुत तजुर्बेकार आदमी था। इतनी जल्दी ये बात जाहिर नहीं हो सकती थी कि वो किसी के पीछे लगा हुआ था। पांडे ऐसा होने ही नहीं दे सकता था। अब मैं क्या कहूँ? अपने उस काम के दौरान उसने कभी तुमसे संपर्क किया था? एक बार किया था। कैसे? उस मोबाइल नंबर पर फ़ोन करके जो मैंने तुम लोगों को दिया था। यानी कि वो नंबर उस दूसरे नाम पते की तरह फ़र्ज़ी नहीं था जो कि तुमने मेरे ऑफ़िस में मुझे दिया था। नहीं, मोबाइल नंबर जेन्युइन था। फ़र्ज़ी नाम पता किस लिए? मुझे ऐसी हिदायत दी गई थी। मुझे ऐसी हिदायत दी थी। मेरे बॉस लोग चाहते थे कि तुम मेरे से संपर्क ना कर सको। जब ज़रूरत हो मैं तुम्हें संपर्क करूं। किया तो नहीं? पहले ज़रूरत न पड़ी क्योंकि पांडे से मोबाइल पर बात हो गई। फिर ज़रूरत न रही क्योंकि पांडे का कत्ल हो गया। पांडे ने क्यों संपर्क किया था? ये बताने के लिए किया था कि पीपट हॉलिडे इन की 16वीं मंजिल के एक स्वीट में मौजूद था। क्यों मौजूद था? वो वहाँ रहता था। रहता तो भाई वो पार्क होटल में था। मुझे यकीनी तौर पर मालूम है। तो उसने अनभिज्ञता से कंधे उचकाए। खुद पांडे ने इस बाबत कुछ नहीं कहा था? नहीं। पांडे बहुत जिम्मेदार आदमी था और उतना ही ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर जितना कि मैं खुद हूँ। आधी अधूरी रिपोर्ट पेश करना उसकी फितरत से मेल नहीं खाता। मतलब जब उसे ये तक मालूम था कि पीपट हॉलिडे इन की 16वीं मंजिल के एक स्वीट में मौजूद था, तो ये बात मुझे हज़म नहीं होती कि उसने ये जानने की कोशिश न की होती कि वो स्वीट किसके नाम था। उसने कोशिश की होगी, कोई बड़ी बात नहीं कि जान भी लिया होगा। तो फिर मैंने इस बाबत क्योंकि कोई ख़ास एंड कील ठोक कर सवाल नहीं किया था, इसलिए शायद उसने भी बात की डिटेल में जाना ज़रूरी नहीं समझा था। मैं आश्वस्त न हुआ। बाद में जब वो तुम्हें रिपोर्ट करता तो शायद सब कुछ बताता। यकीनन बताता, लेकिन बात तो हुई ही नहीं। उससे पहले ही वो अवसादपूर्ण ढंग से गर्दन हिलाता मैं खामोश हो गया। आई एम सॉरी, वो बोली। मैं खामोश रहा। उस स्वीट में कौन ठहरा हुआ है ये अभी भी तो जाना जा सकता है। कौन से स्वीट में? मैं बोला। हॉलीडे इन के उस फ्लोर पर तो कई स्वीट है। ओह, और फिर होटलों के स्वीट रोज़ खाली होते हैं, रोज़ आबाद होते हैं। यू आर राइट। बहरहाल बात पीपट की हो रही थी। ये पीपट अगर हेरोइन के ट्रेड में था तो उसके सिर पर मौत का खतरा तो सदा मंडराता होगा। जाहिर है ऐसा आदमी हो सकता है कि मैं साथ कोई बॉडीगार्ड रखता हो। बिल्कुल हो सकता है, रखता ही होगा। फिर तो बात समझ में आती है। कौन सी बात? यही कि पांडे का राज कैसे फाश हुआ। वो अपने सब्जेक्ट यानी कि पीपट की जानकारी में नहीं आया था, बल्कि पीपट के बॉडीगार्ड की जानकारी में आया था, जिसके कि उसे खबर नहीं थी। यही बात उसका वॉटलू साबित हुई और वो अपनी जान से हाथ धो बैठा। पता नहीं कहाँ हुआ ऐसा, क्योंकि पूसा रोड पर जहाँ की उसकी लाश पड़ी गई थी वहाँ उसका कत्ल नहीं हुआ था। मैं जानती हूँ उसका कत्ल कहाँ हुआ था। अच्छा, कहाँ हुआ था? किसने किया था? दूसरे सवाल का जवाब मुश्किल है। पक्के तौर पर सिर्फ पहले का जवाब दे सकती हूँ। वही दो। उसका कत्ल करोल बाग में हुआ था। तुम्हें कैसे मालूम? तुम्हारे आदमी ने मुझे फ़ोन करके पीपट की हॉलिडे इन की मौजूदगी के बाबत बताया था, तो मैं वहाँ पहुँची थी। तब मैं भी चुपचाप पीपट के साथ पीछे लगी थी। तब कोई 7 बजे के करीब पीपट होटल से निकला था और एक टैक्सी पर सवार होकर वहाँ से रवाना हुआ था। तब तुम्हारा आदमी पांडे पीपट के पीछे था और मैं उसकी पीछे थी। पीपट करोल बाग में सतनगर जाकर उतरा था और वहाँ के एक विशाल कमर्शियल बिल्डिंग में दाखिल हुआ था। उस बिल्डिंग के पहलू में एक अंधेरी गली थी जहाँ कि पांडे जा छुपा था। मैं सड़क के पार
से उस गली और उस इमारत के एंट्रेंस दोनों को वॉच कर रही थी। 2-3 मिनट के बाद उस इमारत के सामने एक कार आकर रुकी और उसमें से एक लड़की बाहर निकली थी। वो कुछ क्षण वहाँ टिकी रही और फिर इमारत में दाखिल होने की जगह उस अंधेरी गली में जा घुसी थी जहाँ की पांडे छुपा हुआ था और जहाँ पांडे उसकी निगाहों में आए बिना नहीं रह सकता था। उसने पांडे को आवाज़ दी थी तो पांडे उसके करीब पहुंचा था। दोनों उस गली के दहाने पर आमने सामने कुछ क्षण बात करते रहे। फिर एकाएक उस लड़की ने जैसे शुक्रगुजार होने के अंदाज से अपनी बाहें पांडे के गर्दन में पिरो दी थी और उसको किस किया था। उस घड़ी मुझे पांडे के पीछे एक साया दिखाई दिया था। उस साये का हाथ हवा में उठा था और फिर हाथ गायब हो गया था और पांडे लड़की के ऊपर ढेर हो गया था। उसके बाद वो साया जैसे अंधेरे से प्रकट हुआ था वैसे ही अंधेरे में कहीं गायब हो गया था। फिर मैं व्यग्र भाव से बोला, फिर जिस कार पर वो लड़की वहाँ पहुँची थी उसमें से एक आदमी निकला था और दौड़कर गली में पहुँचा था। उसने और लड़की ने मिलकर पांडे की लाश को कार में लादा था और फिर कार वहाँ से चली गई थी। मैं बस इतना ही जानती हूँ इस बाबत। लेकिन वो साया किसका था? वो लड़की कौन थी? वो आदमी कौन था? मुझे नहीं मालूम। तभी तो मैंने कहा कि मुझे मालूम था कि पांडे का कत्ल कहाँ हुआ था, लेकिन ये नहीं मालूम कि कत्ल किसने किया था। उस दौरान पीपट कहाँ था? मुझे नहीं मालूम। मेरे सामने जो इमारत से बाहर नहीं निकला था और नहीं मैं वहाँ वो वारदात देखने के बाद रुकी थी। जिंदगी में पहली बार मैंने अपनी आंखों के आगे किसी का कत्ल होते देखा था। मैं वहाँ टिकी रहती तो मेरी जान पर आ बनती थी। लेकिन कातिल या कातिलान तो कार पर सवार होकर चले गए थे। वो साया पीछे था जिसने पांडे की पीठ पीछे अपना काम किया था। पीपट पीछे था। और बोलो। और क्या बोलूं? जो कुछ मुझे मालूम था वो सब मैंने बता दिया। तुमने सिर्फ पीपट की सूरत पहचानी थी, लेकिन वो इमारत के भीतर था इसलिए कातिल नहीं हो सकता था और किसी सूरत में तुमने पहचानी नहीं थी। पीपट पिछवाड़े से या साइड के किसी दरवाजे से अंधेरी गली में पहुंचा हो सकता था। वो हमलावर साया खुद पीपट हो सकता था। हो सकने में और होने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। उसने कत्ल किया नहीं तो करवाया हो सकता है। साबित करना मुहाल है। अगर वो कातिल है तो मुझे उस तक किसी ज़रिए से पहुंचना पड़ेगा। तुमने कहा तुम्हारे एम्प्लॉयर्स की पीपट से बिजनेस डीलिंग थी। क्या डीलिंग थी? क्या बिजनेस स्थापित था उन दोनों के बीच में? मुझे नहीं मालूम। तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हें बाखूबी मालूम है वो बिजनेस नशे का था और उस बिजनेस में तुम शामिल हो। वो खामोश रही। उसने ज़ोर से थूक निकली। नारकोटिक्स के ट्रेड में आजकल इधर कुछ नया हो रहा है। वो नया ये है कि शहर में हेरोइन का तोड़ा पड़ गया है जिसकी वजह से आधी नशेबाज में तहलका मच गया है। ऐसा क्यों हो रहा है? कौन हेरोइन की सप्लाई को रोक कर बैठा है? किसने ट्रेड पर अंकुश लगाया है कि और क्यों लगाया है? मुझे नहीं मालूम। तुम्हें सब मालूम है। इसलिए मालूम है क्योंकि तुम इस ट्रेड में शामिल हो। तुम उन लोगों की संगीनी हो जो कि इस ट्रेड में शामिल है। ये कैसे हो सकता है कि तुम्हें कुछ मालूम ना हो? ना, कम ऑन, टेल मी व्हाट यू नो। क्या जानती हो? मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, वो कठिन स्वर में बोली, कि पिछले 6 महीने से हेरोइन की कोई बड़ी खेप इस शहर में नहीं उतरी। लेकिन वो खामोश रही। अब उतरने वाली है? मैं उसे घूरता हुआ बोला। हाँ, वो भयभीत भाव से बोली। मिस्टर कोहली, ये बात जुबान पर लाने से मेरी जान जा सकती है, लेकिन तुम मजबूर कर रहे हो इसलिए बता रही हूँ कि कल हेरोइन की एक बड़ी खेप दिल्ली पहुँचने वाली है। कैसे? सड़क के रास्ते से। सड़क के रास्ते से कैसे? मुझे नहीं मालूम। मालूम नहीं या बताना नहीं चाहती? मालूम नहीं। दिल्ली में उस रिसीव करने कौन आने वाला है? तत्काल उसकी आंखों में भय की छाया तैर गई। कौन होगा? मैं सख्ती से बोला। वो वो तभी दरवाजे पर दस्तक पड़ी। वो घबराकर खामोश हो गई।
कौन? मैं उच्च स्वर में बोला। जवाब में दरवाजे पर फिर दस्तक पड़ी। कौन? मैं पहले से ज़्यादा उच्च स्वर में बोला। दरवाज़ा खोलो। एक अपरिचित आवाज़ आई। कौन है? खोलो, मालूम पड़ जाएगा। मैं इस वक्त किसी से नहीं मिल सकता, कल में आना। खोलो दरवाज़ा वरना तोड़ दिया जाएगा। दफ़ा हो जाओ। एक क्षण खामोशी रही। फिर 2 बार हल्की हल्की पिट पिट की आवाज़ सुनाई दी और फिर दरवाजे का हैंडल उसके ताले समेत मुझे एक तरफ लटका दिखाई दिया। मुझे समझते देर न लगी कि उस पर साइलेंसर लगे रिवॉल्वर से गोलियां चलाई गई थी। फिर दरवाज़ा खुला और आनन फानन एक आदमी भीतर घुसा, जिसे कि मैंने तत्काल पहचाना। वो नोरा थी। उसके पीछे वही 2 आदमी खड़े थे जिन्होंने नोरा के आदेश पर किसी अज्ञात जगह पर पिछली रात मेरी धुनाई की थी। वो दोनों भी हथियारबंद थे। पिस्तौल गिरा दो, नोरा ने आदेश दिया। 3 रिवॉल्वर मेरी तरफ तनी हुई थी। मैं पिस्तौल न गिराता तो क्या करता? क्या चाहते हो? मैं बोला। तुम्हारे से कुछ नहीं चाहते बिरादर। जो चाहते हैं इससे, उसने प्रिया की तरफ इशारा किया। चाहते हैं। तब प्रिया के चेहरे पर आतंक के ऐसे भाव आए जैसे वो जहाँ बैठी थी वही मर जाने वाली हो। इससे क्या चाहते हो? मैं बोला। ये हमारे साथ जा रही है। ये नहीं हो सकता। मैं तुम्हें यहाँ नहीं मारना चाहती। वैसे भी तुम्हारा कत्ल अब हमारे लिए ज़रूरी नहीं रहा, लेकिन मजबूर करोगे तो ऐन ऐसा ही होगा। ये हमारे साथ जाएगी। इसके लिए इस इमारत में मौजूद तमाम के तमाम लोगों का भी हमें कत्ल करना पड़े तो परवाह नहीं। अब बोलो क्या कहते हो? मैं क्या कहता? मैं क्या कह सकता था? मैं खामोश रहा। बढ़िया, नोरा बोला। फिर उसने अपने साथियों की तरफ इशारा किया। दोनों ने बढ़कर प्रिया को दाएं बाएं से थामा। एक झटके से उसे सोफे से उठाकर खड़ा किया और फिर उससे अपने बीच में चलाते बाहर को चल दिए। प्रिया ने पनाह मांगती निगाहों से मेरी तरफ देखा। मैंने उसकी तरफ से निगाह फिरा ली। उस घड़ी उसकी कोई मदद करने की स्थिति में मैं नहीं था। उस वक्त तो खुद मुझे कुल जहान की मदद की ज़रूरत थी। जब तक वो लोग सुरक्षित वहाँ से न निकल गए, मेरी तरफ रिवॉल्वर ताने नोरा वही खड़ा रहा। कहीं फ़ोन करने की कोशिश मत करना, वो फिर चेतावनी भरे स्वर में बोला। ऐसा कुछ किया तो लड़की की जान चली जाएगी, उसकी फ़ौरन और तुम्हारी थोड़ी देर से, समझे? हाँ, तो मैं चलूँ? मैं खामोश रहा। कुछ कदम उल्टा चलता वो वहाँ से रुखसत हो गया। पीछे दरवाजे के टूटे ताले का मातम मनाता मैं एक सोफे पर ढेर हो गया। मैंने एक सिगरेट सुलगा ली और सोचने लगा। नोरा एक ऐसी बात कह गया था जो कि मेरे जहन पर बार बार दस्तक दे रही थी। क्यों अब मेरा कत्ल उसके लिए ज़रूरी नहीं रहा था? दूसरा सवाल ये था कि वो लोग प्रिया को क्यों ले गए? उनका प्रिया का झपट्टा मारना ये तो स्थापित करता था कि वो उनकी तरफ नहीं थी, यानी कि प्रिया का एम्प्लॉयर कोई और था। यानी कि लोकल नारकोटिक्स वॉर में कम से कम 2 पार्टियां तो ऐसी थी जो कि एक दूसरे के बरखिलाफ आमने सामने खड़ी थी, और उनमें से एक पार्टी का मोहरा प्रिया थी तो दूसरी पार्टी का मोहरा नोरा था। एकाएक फ़ोन की घंटी बजी। मैंने फ़ोन उठाकर कान से लगाया तो बोला, हेलो कोहली। पूछा गया, सुधीर कोहली? मुझे लगा जैसे कोई जानबूझकर आवाज़ बिगाड़ कर बोल रहा है। स्पीकिंग, मैं बोला। प्रिया सिब्बल तुम्हारी क्या है? कौन जानना चाहता है? वो बात अहम नहीं। तुम मुझे नहीं जानते, तुम सिर्फ इतना बताओ कि प्रिया सिब्बल कहाँ है। पहले बताओ तुम कौन है, फिर जवाब मिलेगा। यानी कि वो तुम्हारे साथ है? मैंने ये नहीं कहा। ओह, तो तुम ये कहना चाहते हो कि वो तुम्हारे साथ नहीं है, लेकिन तुम्हें मालूम है कि वो कहाँ है? मैंने ये भी नहीं कहा। पहेलियाँ मत बुझाओ मिस्टर कोहली, साफ बोलो प्रिया कहाँ है। पहले तुम साफ बोलो तुम कौन हो। कोहली, तुम नहीं जानते हो कि अनजाने में तुम कितने बड़े
के छत्ते में हाथ डाल बैठे हो। नहीं जानते हो कि तुम्हारे सिर पर मौत मंडरा रही है। धमकी दे रहे हो? वार्निंग दे रहा हूँ डिटेक्टिव। अगर आधे घंटे में प्रिया सिब्बल वापस न लौटी तो और आधे घंटे में तुम्हारा जहन्नुम का टिकट कट जाएगा। कोहली अपने जोड़ीदार के कत्ल का बदला लेने की तुम्हारी कोशिश को हम सही ठहराते हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि तुम कोशिश में हमारे लिए सहमत बनती चली जाए। इसलिए प्रिया को वहाँ रोके रखने की कोशिश ना करो, उसे जाने दो और हमारा यकीन करो कि तुम्हारे जोड़ीदार के कातिलों को बहुत जल्दी उसकी करतूत का मुनासिब सज़ा मिलेगी। कौन देगा सज़ा? हम देंगे। तुम हमारे लिए काम कर रहे थे, वो तुम्हारा आदमी था, इसलिए वो भी हमारे लिए काम कर रहा था। उसकी मौत का बदला लेना हमारा भी फ़र्ज़ है। वो फ़र्ज़ मैं खुद निभा लूँगा। उसके लिए मुझे तुम्हारे जैसे किसी गुमनाम शख्स की मदद लेने की ज़रूरत नहीं। बेमौत मारे जाओगे। देखेंगे। ठीक है, देखना। अगर तुम जानबूझकर मौत का निवाला बनना चाहते हो तो तुम्हारी मर्ज़ी, लेकिन प्रिया से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला, इसलिए उसे छोड़ो। छोड़ नहीं सकता? क्या? इसलिए नहीं छोड़ सकता क्योंकि वो मेरी गिरफ्त में नहीं है। क्या मतलब? अभी थोड़ी देर पहले कुछ लोग यहाँ आए थे जो कि उसे ज़बरन यहाँ से लेके गए। कौन लोग? पता नहीं कौन लोग। अलबत्ता उसमें से एक का नाम नोरा था। कितने आदमी थे? नोरा को मिलाकर 3। क्यों ले गए? कहाँ ले गए? मालूम नहीं। जो कह रहे हो सच कह रहे हो? झूठ बोलने से क्या फ़ायदा? बहुत ही पंगेबाज आदमी हो सुधीर कोहली। तुम्हारे जैसे शख्स को तो बिना वजह ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। फिर रिसीवर से के ज़ोर से क्रेडल पर पटकने की आवाज़ हुई और संबंध विच्छेद हो गया। मैंने रिसीवर वापस क्रेडल पर रखा और नया सिगरेट सुलगाया। तभी कॉल बेल बजी। खुला है, मैं उच्च स्वर में बोला। मुकंदलाल ने भीतर कदम रखा। ताले को क्या हुआ? वो बोला। भूख लगी थी, मैं चाबी चबा गया। काफ़ी लजीज था। उसने हक पकाकर मेरी तरफ देखा। कैसे आया? मैं पूर्ववत भुनभुनाता सा बोला। ये लिस्ट देने आया था। वो बोला। तू तो वहाँ टिका नहीं। कितनी देर तक तो मैं यही सोचता वहाँ मंडराता रहा कि तू लौट कर आएगा, और तू लौटा, इसलिए मुझे आना पड़ा। शुक्रिया। मैं लिस्ट लेकर उसका मुआयना करता हुआ बोला। मैंने लड़की तेरे साथ कार में बैठी देखी थी, यानी कि तेरा काम हो गया था। हाँ। ये 20 से 27 तक की 8 कोटियों की लिस्ट है। हाँ, और मैं 8वीं से ही बाहर निकल रहा था जबकि मुझे तेरा सिग्नल मिला था। तब बाकी 3 कोठियों में जाने का क्या तुक थी? ठीक है, मैं चलता हूँ। 1 मिनट रुक। बैठ। उसने बैठने का उपक्रम ना किया। वो मेरे करीब ठिठका खड़ा रहा। मैं सोचने लगा। प्रिया को मैंने सर्विस लेन के मिडिल में से कहीं बाहर निकलते देखा था। इस लिहाज से शुरू की कोठियों को भी नज़रअंदाज किया जा सकता था। आखिरी 3 कोठियों में मुकंदलाल नहीं गया था और शुरू की 3 को मैंने अपने मतलब का ना समझा था, तो बाकी 5 कोठियाँ बची, जिनमें एक डॉक्टर, एक बड़ा सरकारी अफसर, एक ट्रांसपोर्टर, एक ज्वेलरी शोरूम का मालिक था और एक रिटायर्ड व्यक्ति तरस था। उनमें से किसका संबंध प्रिया जैसी औरत से, जो कि एक्स हीरोइन एडिक्ट थी और अब हीरोइन के व्यापारी की संगिनी थी, हो सकता था? ट्रांसपोर्टर का? यकीनन ट्रांसपोर्टर का। प्रिया ने कहा भी था कि हीरोइन की एक बड़ी खेप सड़क के रास्ते दिल्ली पहुंचने वाली थी।